नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस भाई आकाश में। आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जामों के लिए वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा और ये प्रश्न है इंडियन जियोग्राफी से। तो क्लास की खास बात ये है कि यहाँ पे जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहेंगे सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट जो कि अयस्क किसका होता है, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, उड़ीसा है। ठीक, उड़ीसा इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व में, वहीं पे एक बार देख लेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इसका ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में ऑस्ट्रेलिया, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन। दूसरे नंबर पे है आपका चीन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और उड़ीसा में इसके प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है। तो इसके प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं जो बॉक्साइट का उत्पादन कर रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कालाहांडी और कोरापुट, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालाहांडी और कोरापुट का नाम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बॉक्साइट के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं। और भी कुछ चीज़ों के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछे कि लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो आप सभी जानते हैं लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि जस्ता का उत्पादन, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जस्ता का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है। तो जस्ता का आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। राजस्थान जस्ता का सबसे ज़्यादा। तो इस प्रश्न से इतनी चीज़ें मुझे लगता है बहुत है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन जियोग्राफी का प्रश्न था कि कौन भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, दूसरे नंबर पे है चीन। और उड़ीसा प्रसिद्ध जिला, जो आपके उड़ीसा का जो प्रसिद्ध जिला है जो बॉक्साइट का उत्पादन कर रहा है, वो है कालाहांडी और कोरापुट जिला। ठीक, और लौह अयस्क की बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा कर रहा है और जस्ता का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान करता है। आगे बढ़ते हैं कि वी बलसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपके एग्जामों में वाद्य यंत्र और उसके वादक, नर्तक, इन सभी चीज़ों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संगीत के घराने भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एक प्रश्नों को पढ़ते जाएंगे और उन प्रश्नों से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसी क्लास से याद हो जाएगी। जैसे अब रिवीजन करते हैं कुछ और प्रश्नों का। जैसे रविशंकर पूछ ले, रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आप सभी जानते हैं ये सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। इसी तरह से बिस्मिल्लाह खान का नाम भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खान ये किस वजह से फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बच्चों को ये प्रश्न नंबर दिलवाया है। शहनाई से संबंधित है। इसके बाद और आप लोग ध्यान रखेंगे और एक दो वाद्य यंत्र और उसके वादक का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पन्ना लाल घोष के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पन्ना लाल घोष के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और पन्ना लाल घोष पढ़े रहे हैं तो हरि प्रसाद चौरसिया भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हरि प्रसाद चौरसिया का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों बांसुरी के लिए फेमस है। किसके लिए, बांसुरी के लिए फेमस हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे, बिंदु खा का नाम पूछा जाता है। बिंदु खा किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, सारंगी बजाते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और अमजद अली का नाम बता दीजिए एग्जाम में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं।
तो ये सभी जानते हैं, ये बजाते हैं सरोद। अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, इतना रिवीजन आप लोग इस प्रश्न से कर लीजिए। चलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए बी बलसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये पियानो से संबंधित है। हमने बताया पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। बिंदु खां सारंगी से संबंधित है। रविशंकर सितार से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। और अमजद अली ये सरोद से संबंधित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि विद्युत प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो देखिए विद्युत प्रेरण की घटना पे बहुत सारी चीज़ें आधारित हैं और सभी को हम लोग देखेंगे। और ये प्रश्न आप लोग ऑप्शन देख के कर पाएंगे। विद्युत प्रेरण की घटना से कौन, देखिए पहले आप देख लीजिए कि विद्युत प्रेरण से कौन कौन सी चीज़ें चलती है। जैसे जनित्र जिसे कहते हैं, जनित्र जो शादी विवाह में आप लोग देखते हैं जनरेटर लगा होता है, जनरेटर जो विद्युत का उत्पादन करता है उसको जनित्र बोलते हैं। उसके आगे के हिस्से को जनित्र बोलते हैं। वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित होती है। आपके घर में जो विद्युत मोटर होता है या फिर पंखे का जो मोटर होता है वो भी आप जान लीजिए कि विद्युत प्रेरण की घटना पे आधारित, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित होता है। और एक डायनेमो का नाम आप लोग याद रखेंगे, डायनेमो ये डीसी करंट उत्पन्न करता है। डायनेमो ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना पे आधारित होता है। ट्रांसफार्मर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित होता है। और एक चीज़ और, मेटल डिटेक्टर जो मेटल डिटेक्टर होता है, बम वगैरह की खोज होता है उससे पता चल, नहीं वो दूसरा होता होगा। मेटल डिटेक्टर जो आप एग्जाम में जाते हैं या फिर किसी एयरपोर्ट में जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं तो डिटेक्ट किया जाता है कि आपके साथ कोई डिवाइस तो नहीं जा रही है, उसे मेटल डिटेक्टर कहते हैं। वो सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित होता है। अच्छा, विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण की घटना है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने। अब इसकी खोज कब किए थे? तो 1831 में इसकी खोज फैराडे ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित है। तो हमने बताया जनित्र जिसे जनरेटर कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित होता है। विद्युत मीटर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, मेटल डिटेक्टर, ये सभी चीज़ें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पे आधारित होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की 1831 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। तो सोवियत गणराज्य पहले था और इसका विघटन हो चुका है वर्तमान समय में। और इससे पहले सबसे पहले निकलने वाला जो देश था उसको बोलते हैं लिथुआनिया। क्या बोलते हैं उसको? लिथुआनिया के बारे में याद रखेंगे। ये एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक सागर के आसपास के जो देश हैं उसको बाल्टिक देश कहते हैं। तो बाल्टिक देश है, बाल्टिक कंट्री से बोला जाता है। बाल्टिक कंट्री में तीन देश आते हैं। एक तो लिथुआनिया हो गया, एक हो गया लातविया, लिथुआनिया। तीन कंट्री आते हैं बाल्टिक देश में, तीन, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये तीन कंट्री हैं जिन्हें बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। एस्टोनिया, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तीन कंट्री हैं जिन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब सोवियत गणराज्य के बारे में देखिए। सोवियत गणराज्य के बारे में आप लोग ये ध्यान रखेंगे, पूछेगा कि इसका गठन कब हुआ था। सोवियत गणराज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था 1922 में। 1922 में जब रूस की क्रांति होती है, रूस की क्रांति के बाद इसका गठन हुआ था। रूस की क्रांति के बाद, अब रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। उसके बाद सोवियत गणराज्य का गठन हुआ था। और इसका विघटन कब स्टार्ट हुआ? 1917 में। और इसका विघटन की बात करें कि सोवियत गणराज्य का विघटन कब हुआ? तो 1951 में इसका विघटन हुआ। ये बातें 1991 में इसका विघटन हो गया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सोवियत गणराज्य की राजधानी की बात करें क्या था? तो उस समय अभी भी रूस की राजधानी बनी हुई है और उस समय राजधानी इसकी क्या थी? मॉस्को। क्या थी? मॉस्को राजधानी थी, जो वर्तमान समय रूस की राजधानी है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी चीज़ें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाए जाएंगे। ठीक,
वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न था कि अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। ये है आपका लिथुआनिया, और ये एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश 3 होते हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ठीक, 3 बाल्टिक कंट्री, इनके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन बाल्टिक कंट्री नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सोवियत संघ का गठन 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। और बात करें रूस की क्रांति के बाद 1917 में जो कि रूस की क्रांति हुई थी, और राजधानी इसकी क्या है, सोवियत गणराज्य की मॉस्को है, और विघटन इसका 1991 में हो गया। आगे बढ़ते हैं कि किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था। बहुत ही फेमस घटना है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और अमृतसर पंजाब में था। और ये जलियांवाला बाग जो घटना है, जलियांवाला बाग घटना के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि क्या है ये जलियांवाला बाग घटना। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 का दिन था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में कुछ मासूम और निहत्थे लोग एक जो जलियांवाला बाग था वहाँ पे बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ थी, और उस पर गोली चलवाने का आदेश कौन दे दिया था? उस पर गोली चलवाने का आदेश ये रेजिनाल्ड डायर ने दे दिया था। किसने दे दिया था? रेजिनाल्ड डायर ने गोली चलवाने का आदेश दे दिया था। ठीक, और इस घटना में गोली चलवाने का आदेश जनरल डायर का मदद कौन किया था कि एक भारतीय ने इनका मदद किया था। उनका नाम पूछा जाता है। तो इनको इस सहयोग करने वाले जो भारतीय थे इस घटना में, उनका नाम हंसराज था। क्या नाम था? हंसराज नामक व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम देने में जनरल डायर की सहयोग किए थे, और ये एक इंडियन थे। हमारा दुर्भाग्य है कि ये एक इंडियन थे। ठीक, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, ये पूछा जाता है। वायसराय कौन थे? तो वो थे इस समय भारत में वायसराय चेम्सफोर्ड थे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके जांच के लिए, इस घटना के जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी समिति जलियांवाले बाग घटना की जांच करती है। तो इसकी जांच करने के लिए हंटर समिति बनाई गई थी। तो इतनी चीज़ें इस घटना से आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग ये स्थित है। अमृतसर में, पंजाब में स्थित है, भारत के पंजाब राज्य में। ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। गोली चलवाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इसका सहयोग एक हंसराज नामक व्यक्ति ने, भारतीय थे, इन्होंने किया था। और वायसराय इस समय चेम्सफोर्ड थे भारत में, और जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है हंटर समिति बनाई गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मस्त प्रश्न है आगे वाला भी। कह रहा है कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है। नाटो से संबंधित सभी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नाटो का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूर्ण रूप आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा लिखने में गलती हो तो आप लोग उसे समझ लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो पूर्ण रूप है। अब नाटो की बात कर लें, क्या है नाटो। तो देखिए नाटो की सबसे पहले एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसका स्थापना बताओ कब हुआ था। तो 1949 में नाटो की स्थापना हो गया। तो अब इसका पूछेगा मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और ब्रुसेल्स किस देश में है? बेल्जियम में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नाटो का जो उद्देश्य है बहुत ही बढ़िया है। क्या है कि मतलब सामूहिक सुरक्षा। इसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा इसका उद्देश्य है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या कि मतलब जितने भी नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन पे अगर एक भी देश पे कोई हाथ उठाया तो वो सब मिल करके उस देश की रक्षा करेंगे, और हाथ उठाने वाले देश की बैंड बजाएंगे साथ मिल करके। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका सदस्य देश कौन है? इसका सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो 32 इसमें सदस्य देश हैं, 32 सदस्य देश हैं। और यहाँ तक छुट्टी नहीं मिलेगी, पूछा जाएगा इसका नया सदस्य देश कौन है। तो इसका नाटो का जो 32वां और नया सदस्य देश है 32 नंबर का, वो है स्वीडन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नाटो का एक और प्रश्न याद रखेंगे, किसके महासचिव कौन है? महासचिव
तो मार्क रूटो नामक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। मार्क रूटो इसके महासचिव हैं। तो इतनी बातें नाटो से याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूर्ण रूप है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य है सामूहिक सुरक्षा, इसका उद्देश्य है। और इसमें सदस्य देश हमने बताया कितने 32 हैं और नया सदस्य देश जो है स्वीडन है और महासचिव इसके मार्क रूटो हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर। जब परमाणु रिएक्टर की बात करें, कभी कभी ऑप्शन में आपको 22 मिलेगा, लेकिन 2025 में जो है कुल भारत में परमाणु रिएक्टरों की संख्या 25 हो गई है। इसमें से कुछ ऐसे रिएक्टर हैं जो बराबर संचालन में नहीं रहते, जो मतलब रेगुलर नहीं चलते। 2-3 रिएक्टर ऐसे हैं, तो इस वजह से आंकड़ा कभी कभी 22 भी मिलता है, लेकिन कुल 25 रिएक्टर हैं। अगर परमाणु रिएक्टर की बात करें तो 25 बताइएगा। अगर परमाणु संयंत्र की बात करें, ये एक अलग प्रश्न हो जाता है। अगर यहीं पे परमाणु भारत में कितने परमाणु संयंत्र है, संयंत्र का मतलब प्लांट, और जो रिएक्टर का मतलब जो उसमें ढेर सारे, एक परमाणु संयंत्र में कई रिएक्टर हो सकते हैं। और परमाणु संयंत्र की बात करें तो 8 परमाणु संयंत्र हैं। और यहीं पे पहला अगर आपसे पूछे भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन था, तो आप लोग ये सभी जानते हैं कि तारापुर भारत का पहला परमाणु संयंत्र था, जो कि आपके मुंबई में महाराष्ट्र में बनाया गया था। किस राज्य में? तारापुर, ये महाराष्ट्र राज्य में है और इसे 1971 में बनाया गया था। डेट भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया गया। ये आपका तारापुर में 1971 में। और भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है, भारत का अगर आपसे पूछे कि पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वो है आपका अप्सरा। उसका नाम क्या था? अप्सरा नाम था। और ये कब बनाया गया? ये ट्राम्बे में स्थित है, ट्राम्बे में, और इसका संचालन 1956 में हुआ। ये बनाया गया 1956 में। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये सभी इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न था। 2025 तक भारत में कितने परमाणु रिएक्टर संचालन में हैं, तो 2025 करके बताया, तो यहाँ पे 25, अगर ऑप्शन में 25 ना मिले, 22 मिले या फिर 23 मिले, इसमें से कोई एक ऑप्शन में मिले तो आप लोग कोई भी लगा सकते हैं। तो और पहला परमाणु रिएक्टर हमारा अप्सरा नाम था, ट्राम्बे, 1956 में इसे बनाया गया। और परमाणु संयंत्र भारत में कुल 8 हैं। पहला परमाणु संयंत्र जो बनाया गया था तारापुर महाराष्ट्र में 1971 में बनाया गया था। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि कलकत्ता में, अब आ चुका मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न कि कलकत्ता मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो मद्रास में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1800 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि जो मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया था, ये बात पूछ ले आपसे, तो ये किया था आपकी, किसने किया था, तो वो किंग जॉर्ज थर्ड ने किया था। किसने किया था? किंग जॉर्ज थर्ड ने मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किए थे। अब देखिए, अब एग्जाम में और भी प्रश्न पूछे जाएगा कि बताइए बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की, कब हुआ था। बॉम्बे लिखा गया क्या? बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट कब बना, आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो जो बॉम्बे वाला सुप्रीम कोर्ट है ये 1823 में बना था। कब इसकी स्थापना? 1823 में हुई थी। अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कब बना था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो जो 73 का एक्ट था उसके बाद में ही यहाँ पे 1774 में यहाँ पे बन गया था। अब इन सभी जो बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, मद्रास में, इन तीनों को समाप्त किया गया किस एक्ट के तहत? भारत में क्या लिखा गया यार? भारत में एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं हाई कोर्ट अधिनियम समाप्त। इसके तहत इन सभी सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करके यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था भारत में? उच्च न्यायालय एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि उच्च न्यायालय अधिनियम भारत में कब आया था, तो आप सभी जानते हैं ये अधिनियम 1961 में आया था। उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था भारत में? तो 1961 में आया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा क्या किया गया, जो तीनों जगह पे
सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करके यहाँ पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1800 में किए हुआ था। किसने किया था पूछे तो किंग जॉर्ज थर्ड ने। ठीक, थोड़ी सी बातें और याद रखेंगे, किंग जॉर्ज थर्ड ने। और बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1823 में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। और इन तीनों को समाप्त किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के द्वारा इसे समाप्त कर सॉरी ये 1861 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। 1861 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक, 1900 का जो सदी है वो ट्रेंड में चलता है। ठीक, इसी वजह से। तो अगला प्रश्न आ चुका है आपका बायो से। क्या कह रहा है कि किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं। तो पादप समूह को यहाँ पे सबसे पहले समझने के लिए आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, इसको पहले दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पादप समूह को दो भागों में बांटा गया। पहला होता है पुष्पोद्भिद। क्या कहते हैं, पुष्पोद्भिद पौधा, पुष्पोद्भिद पौधा। अब पुष्पोद्भिद पौधा का एक चीज़ और याद रखेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में ही ज़्यादा ऑप्शन में देता है, फेनेरोगेम्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं फेनेरोगेम्स कहते हैं। ठीक, फेनेरोगेम्स। और दूसरा होता है अपुष्पोद्भिद पौधा। क्या कहते हैं इसको, दूसरा होता है अपुष्पोद्भिद पौधा, अपुष्पोद्भिद पौधा होता है। अब अपुष्पोद्भिद पौधों को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, इस पौधे को कहते हैं क्रिप्टोगैम्स पौधा। ठीक, अब बात करते हैं, अब पुष्पोद्भिद पौधे को दो भागों में बांटा गया है। पुष्पोद्भिद पौधे को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इसमें बांटा गया दो भागों में। और ये पहला नंबर का जो होता है उसको कहते हैं आवृत्त बीजी पौधा। आवृत्त बीजी पौधा, ऐसे पौधे जिनके आवृत्त बीजी पौधा, ऐसे पौधे जिनके जो कवर में, जिनके बीज कवर में यानी खोल के अंदर होते हैं, इसको आवृत्त बीजी पौधे को इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। और एक होता है अनावृत्त बीजी पौधा। क्या कहते हैं, ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न रूप से होते हैं उसको कहते हैं अनावृत्त बीजी पौधा। अनावृत्त बीजी, उनको कहते हैं अनावृत्त बीजी पौधा। और इसको इंग्लिश में कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं इंग्लिश में, जिम्नोस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। तो जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो नग्न रूप से होते हैं, नग्न बीज होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आवृत्त बीजी पौधा जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, इनके जो बीज होते हैं वो नग्न, इनके बीज जो होते हैं वो नग्न नहीं होते हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं आपसे पूछे तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करिएगा, जिम्नोस्पर्म। तो इसका जवाब हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक, यहाँ पे हमने बता दिया आपको एकदम डिटेल में। ठीक, चलिए आगे यहाँ से और भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बताया जाएगा। देखिए, किस पादप समूह में नग्न बीज होते हैं, तो हमने बताया जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज होते हैं। पौधे को बांटा गया दो भागों में, यहाँ से हटना पड़ेगा। पौधों को बांटा गया दो भागों में, एक पुष्पोद्भिद पौधा होता है, एक अपुष्पोद्भिद पौधा होता है। अपुष्पोद्भिद पौधे को फेनेरोगेम्स कहते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधे को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं इंग्लिश में। अब पुष्पोद्भिद पौधे को दो भागों में बांटा गया, एक आवृत्त बीजी पौधा, एक होता है अनावृत्त बीजी पौधा। जिनको आवृत्त बीजी पौधा कहते हैं, इनके बीज जो होते हैं वो नग्न नहीं होते हैं, इनको कहते हैं एंजियोस्पर्म। और जो अनावृत्त बीजी पौधा होता है उनके बीज नग्न होते हैं, इनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। और आगे चल के आवृत्त बीजी पौधे को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको कहते हैं एक बीजपत्री पौधा और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीज होते हैं उसको एक बीजपत्री, और जिसमें दो बीज होते हैं उसमें दो बीजपत्री कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दो बीज नहीं, मतलब बीज जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। ठीक, हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला
चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? ये जीता था आपके ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता था? तो ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और इस बार इसकी कप्तान कौन थी और दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ था, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरे स्थान पे था आपका भारत था, दूसरे स्थान पे। इस वजह से ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दूसरा स्थान था। ऑस्ट्रेलिया में कप्तान बता दीजिए कौन था? इसके कप्तान कौन थे? ऑस्ट्रेलिया विजेता है तो इसके कप्तान का नाम है एलिसा हेली। क्या नाम है इनके कप्तान का? एलिसा हेली इनके कप्तान का नाम है। और इसका आयोजन आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जो हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, मेलबर्न में। कहाँ पे? मेलबर्न में इसका आयोजन हुआ था। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो इतना आप लोग इस प्रश्न से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दूसरे स्थान पे भारत पहुंचा है और कप्तान ऑस्ट्रेलिया की थी एलिसा हेली। और इसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। ठीक, इसका आयोजन। अगला प्रश्न है कि कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है, जिसे पारंपरिक स्रोत नहीं है तो वो होता है आपके ऑप्शन में था पवन चक्की। पवन चक्की ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। पारंपरिक स्रोत का मतलब कि अभी जल्दी हाल ही में जिनका उपयोग किया जाने लगा है उनको कहते हैं पारंपरिक, उनको पारंपरिक स्रोत नहीं कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं और किसे पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं ऊर्जा का। देखिए, अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं, तो जैसे आपका हो गया, आपका तेल हो गया, कोयला हो गया, इनका उपयोग हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका ऊर्जा का प्रारंभ। और गैस हो गया, गैस प्राकृतिक गैस या फिर एलपीजी लिख सकते हैं। और एक हो गया आपका ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक का मतलब जिनका उपयोग अभी हाल ही में हम लोग करना स्टार्ट किए हैं। जैसे आपका हो गया सौर ऊर्जा हो गया। ठीक, आपका हो गया आपका पवन ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा। और बायो ऊर्जा का जो प्रयोग है, बायोमास जिसे कहते हैं, इनका उपयोग भी हम लोग अभी हाल ही में शुरू किए हैं। ठीक, 1-2 दशक में इनका उपयोग शुरू किए हैं। और पहले बायो ऊर्जा से एनर्जी नहीं बनाई जाती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बायोमास से केवल हम लोग खाद बनाते थे, जैविक खाद बनाते थे, जो अपशिष्ट पदार्थ थे उनसे। तो कौन गैसों का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पवन चक्की जो है ये पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये गैर पारंपरिक स्रोत में आता है, जैसा कि हमने बताया। ठीक, पारंपरिक स्रोत में आएंगे तेल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, इसमें प्राकृतिक गैस लिखिए, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक, और गैर पारंपरिक स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, ये सभी गैर पारंपरिक स्रोत में आएंगे। अगला प्रश्न है फिर फिजिक्स से है, साइंस से याद रखेंगे कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। लेंस की जो क्षमता है इसकी इकाई होती है डायोप्टर। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसकी डायोप्टर है लेंस की क्षमता। और इसका प्रतीक पूछे कि इसका प्रतीक क्या है, लेंस की क्षमता का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? डी होता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ से इसको खोला जाए प्रश्न को। तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है इसका फार्मूला अगर आपसे पूछे क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है, इसकी जो फार्मूला होती है, लेंस की क्षमता को आप सभी जानते हैं डायोप्टर से मापते हैं, इसी वजह से इसको डी से इंडिकेट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है 1/f, f जहाँ पे फोकस दूरी है, और ये मीटर में रहेगा। एक किस में रहेगा? मीटर में रहेगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और लेंस की बात की है तो लेंस देखिए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो लेंस की बात करें अगर हम लोग, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं आपका अवतल लेंस,
अवतल लेंस होता है, इसको कहते हैं अवतल लेंस को, इसको कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली जो भी किरणें हैं उनको बिखेर देती है, इसकी वजह से इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और इनका उपयोग जो होता है किस दृष्टि दोष में करते हैं? इनका उपयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहला ये हो गया। दूसरा लेंस होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है और इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है उनको एक बिंदु पे अभिसारित कर देती है, यानी कि एक बिंदु पे केंद्रित कर देती है, तो इस वजह से इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और बात करते हैं, ये इनका उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पे एडिशनल प्रश्न के तौर पे इतनी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए, लेंस की क्षमता की इकाई हमने बताया डायोप्टर है, और लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डी में। इसका फार्मूला होता है 1/f, जहाँ पे f किस में होता है? मीटर में होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लेंस दो तरह की होती हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं, जिसमें निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। उत्तल लेंस की बात करें, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं। दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की चीज़ें इसमें धुंधली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, शायद इम्पोर्टेंट है, और ये आपका प्राचीन इतिहास से प्रश्न है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, जिसे कहते हैं नटराज, ये किस स्थान पे पाई गई थी? तो ये किस स्थान पे पाई गई थी? तो ये जो मूर्ति है ये हड़प्पा से पाई गई थी। कहाँ पे? हड़प्पा में पाई गई थी। अब हड़प्पा से संबंधित प्रश्न क्या क्या आपके एग्जाम में पूछेगा? सबसे पहले तो यही पूछेगा, इसकी खोज किसने किया था हड़प्पा की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे। ठीक, कब किए थे? तो इसकी खोज 1921 में। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी? रावी नदी के किनारे। अब थोड़ा सा एग्जामिनर एडवांस हो गया है, वो पूछता है कि रावी नदी के बाएं तट पे कि दाएं तट पे, तो आप लोग बताएंगे कि ये बाएं तट पे इसकी खोज हुई थी। ठीक, और सिंधु हड़प्पा सभ्यता की बात करें, ये सभ्यता कैसी थी? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी? यहाँ के लोग शहरीय थे, नगरीय थे, और ये यहाँ पे कांसा का उपयोग किया जाता था। इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लिपि थी यहाँ की भाव चित्रात्मक, यहाँ पे नोट करिए। लगातार लिपि के बारे में पूछेगा तो भाव चित्रात्मक था। क्या था यहाँ का? लिपि भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी, जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता था। दाएं से बाएं। आज हम लोग कैसी लिखते हैं? हम लोग जो लिखते हैं ब्राह्मी लिपि होती है, जो कि हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि इनकी थी भाव चित्रात्मक लिपि, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और यहाँ पे समाज कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? यानी कि पितृ प्रधान समाज था कि मातृ प्रधान समाज था? तो यहाँ पे मातृ सत्तात्मक था, यानी कि जो घर की बड़े डिसीजन होते हैं वो माता तय करती थी कि कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे नगर की पद्धति जो थी, नगर की पद्धति पूछी जाती है, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे नगर बसाए गए थे वो ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति पे नगर बसाए गए थे। यहाँ पे जो सड़क थे वो समकोण पे काटते थे, इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका रिवीजन करेंगे कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए, पत्थर की बना यहाँ पे होना चाहिए, बना नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाई गई थी? ये हड़प्पा पे पाया गया था। और खोज हड़प्पा की आप सभी जानते हैं दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। रावी नदी के बाएं तट पे खोज हुई थी। सभ्यता ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन भी सभ्यता इसे कहते हैं। लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। समाज यहाँ पे मातृ सत्तात्मक था, और नगर जो थी वो ग्रिड पद्धति में बसाई गई थी।
अगला प्रश्न है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंक, और ऐसे बैंक थे। एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो बैंक थे 14 1969 में जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 जो बैंक थे, इनकी पूंजी कितनी थी, इनकी जमा पूंजी कितनी थी? तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी पूंजी जो थी 50 करोड़ से अधिक थी। ऐसे बैंकों का जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस राष्ट्रीयकरण के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री थी, जो कि भारत की पहली वित्त मंत्री भी बनी, भारत की पहली वित्त मंत्री थी कौन? वो थी आपकी इंदिरा गांधी थी। कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी थी। इन्होंने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। 1980 में पूछा जाता है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? यहाँ पे कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी जो जमा राशि थी वो 200 करोड़ से अधिक थी। तो ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लीजिए। इकोनॉमी का प्रश्न था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं सभी का रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण। ये ऐसे बैंक थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, और इस समय भारत की प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा 200 करोड़ से अधिक थी। अगला प्रश्न आ चुका है मुगल से, मतलब मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न है। कह रहा है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखने का श्रेय किया जाता था गुलबदन बेगम। और ये जो गुलबदन बेगम की बात करें, ये हुमायूं नामा पुस्तक लिख दी। एक चीज़ और यहाँ पे पूछा जाता था कि इनकी भाषा क्या थी, हुमायूं नामा की भाषा क्या थी? तो यहीं पे समेट लेंगे, फारसी यहाँ की भाषा थी। हुमायूं नामा जो पुस्तक थी इसकी भाषा थी फारसी। ठीक, और जो गुलबदन बेगम थी, ये पूछा जाता है कि ये बहन किसकी थी? तो ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की क्या लगती थी? आप लोग ध्यान रखेंगे, बहन लगती थी। और बेटी ये किसकी थी? बेटी किसकी लगती थी? तो ये बाबर की क्या थी? ये बेटी थी बाबर की ये बेटी थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है बाबरनामा। तो बाबर की आत्मकथा को कहा जाता है बाबरनामा, या फिर इसे तुजुक बाबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बाबरनामा या फिर तुजुक बाबरी भी इसको कहा जाता है। तुजुक बाबरी ओ नो तुजुक बाबरी नामक पुस्तक ये किसने लिखा था? ये बाबर की आत्मकथा थी। और बात करें इसे, आत्मकथा बाबर की रहेगी तो बाबर ही लिखेगा। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये हो जाता है कि इसकी भाषा क्या थी? तो इस बाबरनामा की जो भाषा थी वो तुर्की थी, जबकि जो मुगलों की दरबारी जो भाषा थी वो क्या थी? मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। क्या थी? दरबारी जो भाषा थी मुगलों की वो फारसी थी। तो इसी वजह से ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तुजुक बाबरी थी इसकी भाषा क्या थी? तो ये इसकी भाषा तुर्की थी। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट हो जाता है। इसी वजह से एग्जामिनर को यहाँ से मौका मिल जाता है बच्चों को फंसाने के लिए। तो हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? हमने बताया गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और इस पुस्तक कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। और गुलबदन बेगम किसकी? हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। तुजुक बाबरी नामक पुस्तक बाबर ने लिखा, क्योंकि ये बाबर की आत्मकथा, जिसकी आत्मकथा होती है वही लिखता है। और इसकी भाषा क्या थी? तुर्की थी। और जबकि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मिलेगा आपको इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ, आप उसे पढ़ेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न है कि ये महत्वपूर्ण है और मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्या कह रहा है कि किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का और ये हुआ था 1929 में। और इस समय लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसके अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की उनकी औकात दिखाई। इन्होंने कहा था, इन्होंने लाहौर अधिवेशन में कहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे, 26 जनवरी के दिन से क्या मनाएंगे? 26 जनवरी के दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने की इन्होंने क्या की? स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या की? इन्होंने घोषणा की कि हम लोग क्या करेंगे, आज हर वर्ष 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी मनाने की घोषणा करेंगे। और ये घोषणा करते हैं। और इन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे क्या किया इन्होंने? रावी नदी के किनारे क्या किया? झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया था। और यहाँ पे नोट करेंगे, रावी नदी के किनारे इन्होंने क्या किया? रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था। तो ये बात एग्जाम में पूछी जाती है, इसी वजह से ये बात इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तब से हम लोग हर 26 जनवरी के दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, या फिर कहा जाता है कि स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। और फिर हम लोग 26 जनवरी 1950 के दिन, इस दिन संविधान लागू करते हैं और भारत को गणतंत्र बनाते हैं। ठीक, इसी वजह से 26 जनवरी के दिन ही हम लोग संविधान भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो चलिए, किस वर्ष में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इस समय अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस अधिवेशन में 26 जनवरी कहा कि 26 जनवरी को हम लोग अब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इस बात की ये घोषणा किए। और 26 जनवरी 1930 के दिन रावी नदी के किनारे झंडा फहराया और भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी के दिन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री के, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय का प्रश्न है कि किसने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखे थे आपके कौन लिखे थे? वो महात्मा गांधी ने लिखे थे। ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। एक पुस्तक महात्मा गांधी जी की और इम्पोर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये पुस्तक है किसकी? महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये पुस्तक है महात्मा गांधी की और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी महात्मा गांधी की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अनहैप्पी इंडिया ये पुस्तक बता दीजिए किसकी है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक। इसकी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछी गई है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है
पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पुस्तक है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका अब रिवीजन करेंगे हम लोग। अच्छे बच्चे हैं क्योंकि हम लोग हर प्रश्न का रिवीजन करते हैं। कि किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की एक बड़ी फेमस पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंदी में आपको अगर मिलेगा तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग मिलेगा। और चिपको आंदोलन, और नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विवेकानंद ने बिल्कुल भी नहीं कहा था। ठीक, अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का प्राथमिक, तो ये वृक्षों की रक्षा करना, या फिर आप लोग लिख सकते हैं पेड़ों को बचाना। पेड़ों को बचाना, इसकी जो है पेड़ों को बचाना जो है ये चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है। चिपको आंदोलन की बात करें, ये केवल पूछे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर केवल पूछे चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी तो उत्तराखंड आप लोग बता देंगे कहाँ से। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? तो 1973 में, 1973 में। और पूछे चिपको आंदोलन के जनक कौन है? चिपको आंदोलन के जनक कौन है? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था इनका? सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक कहे जाते हैं। इनके साथ में थी एक गौरा देवी, का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, गौरा देवी। कभी कभी ऑप्शन में गौरा देवी का भी नाम मिलता है जनक के रूप में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1773 में। लेकिन अगर आपसे ही पूछे थोड़ा सा कि चिपको आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ था? तो मूल रूप से कहाँ पे शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? तो ये राजस्थान में हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1730 में। और यहाँ पे जो राजस्थान वाला चिपको आंदोलन था, जो मूल रूप से चिपको आंदोलन के जनक कौन है, ये ऐसे करके पूछे तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके जनक हैं अमृता देवी बिश्नोई। कौन है इसकी जनक? अमृता देवी बिश्नोई इनकी जनक हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे इसका रिवीजन करते हैं। तो अगर केवल चिपको आंदोलन पूछे कि प्राथमिक उद्देश्य पेड़ों को बचाना था, और इस वाले चिपको आंदोलन का भी यही उद्देश्य था कि पेड़ों को बचाया जाए, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से 1973 को ही। जनक सुंदरलाल बहुगुणा थे, गौरा देवी इनकी जनक हैं। बात करें कि मूल रूप से कहाँ पे शुरुआत हुआ था, तो राजस्थान में 1730 में। इसकी जनक कौन है? अमृता देवी बिश्नोई, राजस्थान। यहाँ पे भी उद्देश्य था पेड़ों को बचाना। भारतीय मानक समय IST जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कह रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम जिसे GMT बोलते हैं से कितना आगे है। तो ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न, आप सभी जानते होंगे। ये GMT से ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। IST के बारे में देखते हैं, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। ये होता है 82.5 डिग्री 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर ये ऐसे करके भी मिलेगा 82, ऐसे करके भी एग्जाम में मिलता है 82 डिग्री 30 मिनट, ऐसे करके मिलेगा 82 डिग्री 30 मिनट, तब सही है। अगर केवल 82 डिग्री 50 मिनट लिख के करे तो वो 82.5 इसको नहीं माना जाता। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अब ये IST एक प्रश्न और यहाँ पे पूछता है, ये कहाँ से गुजरता है? तो पहले तो ये गुजरता था, एग्जाम में प्रश्न पहले से ही होता था इलाहाबाद के नैनी से, लेकिन अब जो ऑप्शन में मिल रहा है वो मिर्ज़ापुर से ये गुजरता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और यहाँ पे GMT की बात हम लोग थोड़ा सा कर लें, जिसे GMT जिसे ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। GMT ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में, तो इसे कहते हैं, ये होता है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर इसे कहते हैं।
इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय, इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसको जीएमटी को क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। और एक नाम इसको है, इसका नाम है एक और प्रमुख यामोत्तर रेखा भी, यामयोत्तर रेखा भी इसे बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर जीएमटी की बात करें ये कहाँ से गुजरता है, तो ये ध्यान रखेंगे ये लंदन से गुजरता है। लंदन ब्रिटेन में है ना, लंदन, यहाँ से ये गुजरता है। किस शहर से पूछे गुजरता है? तो लंदन से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थी जो आपके समय रेखाओं से जुड़ी हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या था, ये इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको मिलेगा। ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलेगा कि भारतीय मानक समय रेखा IST ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हमने बताया जो भारतीय समय रेखा होती है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है। इसको 82 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 82.5 होगा। और ये गुजरता कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर से है। जीएमटी के बारे में बताया जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, या फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, इसको प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ये रेखा लंदन से गुजरता है। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया चल रहा है। अगला प्रश्न है जो कि योजनाओं से है। हमारे एग्जाम में योजनाओं से, पुस्तकों से, दिवसों से, इन सभी चीज़ों से, या फिर वाद्य यंत्र और उसके वादकों से स्टैटिक में प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके बारे में पढ़ना हमारा उद्देश्य है। देखिए हमारा प्रश्न है कि एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी? तो ये एकल महिला स्वराज योजना जो कि अभी हाल ही की योजना है, इसको उत्तराखंड ने मंजूरी दिया। किसने? उत्तराखंड। आइए चलिए कुछ राज्य और उनकी योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जगह तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक योजना के बारे में आप लोग याद रखेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा संजीवनी योजना। ये किस राज्य ने शिक्षा संजीवनी योजना, ये अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि प्रगति पथ योजना, प्रगति पथ योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया? प्रगति पथ योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो ये कर्नाटक राज्य ने स्टार्ट किया है। एक और आप लोग ध्यान रखेंगे कि माझी लाडकी बहन योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया? माझी लाडकी बहन योजना ये भारत के किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो ये कहाँ की योजना है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की योजना है। तो ये कुछ योजनाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी? उत्तराखंड ने। शिक्षा संजीवनी योजना राजस्थान ने मंजूरी दी। प्रगति पथ योजना को कर्नाटक ने। माझी लाडकी बहन योजना को महाराष्ट्र ने। स्किल उदय टोंगाई योजना एक योजना है जो कि है त्रिपुरा की योजना, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका जो नया नाम हो चुका है वो हो चुका है शिक्षा मंत्रालय। इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और ये शिक्षा मंत्रालय इसका नाम किया गया, तो बता दीजिए कब से किया गया? तो ये 2020 से किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा 2020 से। और इसके शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान समय शिक्षा मंत्री हैं वो हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान इसके शिक्षा मंत्री हैं। ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और भारत के अगर आपसे पहले पूछे कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? तो जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे वो हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। आप लोग बताएंगे कि अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? आप लोग को बताया गया है, आप लोग बताइए कि इनके जन्मदिन पे हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं।
आगे कुछ शिक्षा से संबंधित बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में नई शिक्षा नीति कब आई थी, भारत में नई शिक्षा नीति कब आई थी, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, ये भारत में आई थी 2020 में। कब आई थी? 2020 में। और इसका जो मॉडल था, नई शिक्षा नीति की मॉडल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 5+3+3+4 ये इसका मॉडल है। ठीक, इतनी बातें यहाँ से इस प्रश्न से याद रखेंगे। हमने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है। इसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय है 2020 से। इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। एनसीईआरटी के बारे में हमने बताया, स्थापना 1961 में। नई शिक्षा नीति 2020 में आई। इसका मॉडल 5+3+3+4 है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ये आपके बायोलॉजी का, हाँ यार, बायो का प्रश्न है। तो देखिए, आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के, यहाँ पे H फॉर हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है, ये अगर आपसे पूछे कि स्राव कहाँ से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यहाँ से इसका संश्लेषण होता है। थायराइड ग्रंथि के बारे में एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की, अच्छा, थायरोक्सिन की कमी से थायराइड ग्रंथि, अच्छा चलिए बता रहे हैं उसको भी। थायरोक्सिन के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, इसकी कमी से, थायरोक्सिन की कमी से कौन कौन सा रोग होगा? तो देखिए, थायरोक्सिन की कमी से घेंघा रोग होगा। घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा रोग जिसे कहते हैं, इसी का, या फिर जड़ मानवता रोग हो जाएगा। जड़ मानवता रोग इसके कमी से हो जाएगा। और फिर एक और रोग होता है जिसको कहते हैं मिक्सीडिमा, तो ये भी इसकी कमी से हो जाएगा। मिक्सीडिमा, इसकी कमी से ये भी रोग हो सकता है थायरोक्सिन की कमी से। थायरोक्सिन का स्राव जो कहाँ से होती है? थायराइड ग्रंथि से होती है। और थायराइड ग्रंथि पूछे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है? वो होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहते हैं? एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि थायराइड की आत्महत्या ये किस रोग को कहते हैं? तो थायराइड की आत्महत्या आप लोग नोट करिएगा, ये हाशीमोटो रोग को कहते हैं। हाशीमोटो रोग को कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। हाशीमोटो का रोग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थायराइड की आत्महत्या, इस रोग को कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, हमने क्या बताया कि आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के आवश्यक होता है। इसका स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। और थायरोक्सिन की कमी से कौन कौन सा रोग हमने बताया? घेंघा रोग, जड़ मानवता, मिक्सीडिमा, ये सभी रोग थायरोक्सिन की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड की आत्महत्या किस रोग को कहते हैं? ये हाशीमोटो रोग को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्ले कोर्ट का राजा किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो क्ले कोर्ट का जो राजा है ये राफेल नडाल को कहते हैं। किसको कहते हैं? राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का राजा कहते हैं। और राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी? स्पेन के खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। और राफेल नडाल की बात करें, इनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनका जन्मदिन जो होता है राफेल नडाल का, ये 3 जून को होता है।
3 जून को इनका जन्मदिन होता है। और इस दिन स्पेन में क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाते हैं। इस दिन स्पेन में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। जैसे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, वैसे इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग कुछ भारत के खिलाड़ियों के नाम या फिर विश्व के कुछ खिलाड़ी, ये विश्व के खिलाड़ी हैं, तो आइए चलिए हम लोग विश्व के कुछ खिलाड़ी देखते हैं और उनका उपनाम देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है, फ्लाइंग फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है, तो फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइकल फेल्प्स को। और माइकल फेल्प्स जो है, इन्होंने तैराकी में ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल, और पूरे ओलंपिक में ओवरऑल भी ये सबसे ज़्यादा मेडल जीत चुके हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं, पॉकेट डायनेमो किसे कहते हैं, पॉकेट डायनेमो ये लिंडर फेव को कहते हैं, लिंडर पेस को कहते हैं, लिएंडर पेस को माइकल पॉकेट डायनेमो कहते हैं, लिएंडर पेस को पॉकेट डायनेमो कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, खिलाड़ी के नाम। और आप लोग ध्यान रखेंगे मास्टर ब्लास्टर ये किस खिलाड़ी का नाम है, आप लोग को तो पता होगा, ये सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। इतनी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया कि क्ले कोर्ट का राजा किस खिलाड़ी को कहते हैं, राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का राजा कहते हैं। स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनका जन्मदिन होता है 3 जून के दिन, और इस दिन स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाते हैं। हमने बताया फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है, माइकल फेल्प्स को, और पॉकेट डायनेमो लिएंडर पेस को कहा जाता है, और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब को कहा जाता है। घर पर ही चलाए जाने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? देखिए, ये इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है कि घर पर ही चलाए जाने वाले उद्योग को क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। या फिर ये इकोनॉमी का प्रश्न है, इसको कुटीर उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? घर पर चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। और कुटीर उद्योग की विशेषता क्या होती है? इस उद्योग की अगर विशेषता पूछे आप लोग को मैं बता दूं, वैसे अपने नॉलेज के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषता होती है इसमें कम लागत लगता है। क्या लगता है? कम लागत लगता है। इसमें लागत कम लगता है। और जो होता है इसका सामान कहाँ पे बेचा जाता है, जो तैयार होता है इसका सामान, ये बेचा कहाँ पे जाता है? ये स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। स्थानीय बाजार मतलब निकट के बाज़ारों में बेचा जाता है। स्थानीय बाज़ार में बेचा जाता है, जो नज़दीक के बाज़ार होते हैं उसमें बेचा जाता है। और ये जो इसमें उपयोग किसका किया जाता है? इसमें जो उपयोग है कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल का उपयोग जो हम लोग आसानी से कृषि से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण कौन कौन से हो गए? उदाहरण की बात करें तो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, ये कुटीर उद्योग में आता है। उसके बाद सजावट के सामान हो गए, और खिलौने बनाए जाता है। खिलौने भी कुटीर उद्योग में बनाए जाते हैं। और बात करें पापड़ हो गया, पापड़ अचार हो गया, ये सभी कुटीर उद्योग के हैं। सजावट के सामान के सामान जो होते हैं, सामान रक्षाबंधन बनाया जाता है, कपड़े सिले जाते हैं, तो ये सभी गांव में, तो ये सभी होते हैं कुटीर उद्योग के होते हैं। ठीक, घर पर ही चलाए जाने वाले उद्योग को क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग। विशेषता क्या होती है? अगरबत्ती बनाया जाता है, मोमबत्ती बनाया जाता है कुटीर उद्योग में ही। ठीक, विशेषता कम लागत होती है, सामान को बेचा स्थानीय बाज़ारों में आसानी से बेच सकते हैं, जो नज़दीक के बाज़ार हैं। कच्चे माल का इसमें उपयोग किया जाता है। सजावट के सामान हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, खिलौने बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना,
सजावट के सामान, ये सभी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा जिसे बोलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं जिसे नोटा बोलते हैं, नोटा का प्रयोग कब किया गया था? तो विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है ना। तो पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉलिटी का। तो विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग जो हुआ था वो 2023 के चुनाव में, नवंबर 2023 वाला जो चुनाव था, नवंबर 2023 इसमें किया गया था विधानसभा। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के चुनाव में इसका प्रयोग कब किया गया था, यहाँ पे विधानसभा के चुनाव में ना, अगर आपसे पूछे यहाँ पे पहली बार इसका प्रयोग लोकसभा के चुनाव में कब किया गया, लोकसभा के चुनाव में इसका प्रयोग कब किया गया था, तो इसका प्रयोग लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नोटा ने अभी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नोटा ने अपना नया रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया? नया रिकॉर्ड बना है, ये बना है आपका लाल कृष्ण आडवाणी थे। 2024 का जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था, इसमें यहाँ पे नया रिकॉर्ड बना है। यहाँ पे क्या हुआ था कि 2.18 लाख लोगों ने क्या किया था, 2.18 लाख से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने नोटा का प्रयोग किया था। ज़्यादा लोगों ने नोटा का प्रयोग किया था। और ये जो चुनाव था, इसके उम्मीदवार, ये कहाँ पे हुआ था? इंदौर में कहाँ पे हुआ था? इंदौर में। ये करंट अफेयर का प्रश्न बना है, इंदौर में। और यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी थे इसके उम्मीदवार, लाल कृष्ण आडवाणी। आप लोग समाचार वगैरह या फिर क्या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे इस बात को। तो भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा का प्रयोग कब किया गया था? ये नवंबर 2023 में किया गया था। और नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया 2024 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ पे क्या हुआ, 2.18 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोटा का उपयोग किया था इंदौर में, जिसके उम्मीदवार थे लाल कृष्ण आडवाणी। 2024 के चुनाव में सबसे पहले, लोकसभा चुनाव में सबसे पहले जो नोटा का उपयोग 2014 में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक ऑप्शन होता है नोटा, उसको दबाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? तो सियाचिन हिमानी जो होता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जो सियाचिन हिमानी या फिर हिमनद कह सकते हैं, सियाचिन, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। आइए चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आपसे इसका लोकेशन पूछ ले तो आप लोग कैसे बताएंगे? सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमालय का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग है, हिमालय से बिल्कुल अलग है। इसकी तीन श्रेणियाँ होती हैं। ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियाँ, एक होता है काराकोरम श्रेणी, एक होता है लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, एक होता है जास्कर श्रेणी, जास्कर। अब काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत कुछ ग्लेशियर आते हैं, जैसे देखिए सियाचिन ग्लेशियर आते हैं, इसमें सियाचिन ग्लेशियर आते हैं, बियाफो आता है, बियाफो ग्लेशियर है, इसमें बाल्टोरा ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, एक हिस्पर। तो ये सभी ग्लेशियर इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपसे पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो वो ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है काराकोरम, उसमें आता है सियाचिन ग्लेशियर, उसमें स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अब काराकोरम की यहीं पे बात कर लें थोड़ी सी और। अगर आपसे पूछे काराकोरम की थोड़ी सी और बातें कर ले, अगर आपसे पूछे कि इसकी ऊंची चोटी क्या है काराकोरम की, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है ऊंची चोटी क्या है यहाँ की, तो K2 है, ऊंची चोटी K2 है। K2 को ही बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं इसको? गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे।
ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि ट्रांस हिमालय में आता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कौन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो सियाचिन हिमनद है, हमने बताया कि ये ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम के अंतर्गत इतने सारे ग्लेशियर आते हैं, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर। और काराकोरम की ऊंची चोटी है K2, इसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। आगे बात करते हैं कि नीति आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया। देखिए नीति आयोग से यहाँ पे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। तो नीति आयोग किसको प्रतिस्थापित किया, तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करता है नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और नीति आयोग के बारे में आप बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। इसके दोनों के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री, जो भी वो उस समय प्रधानमंत्री रहेगा तो वो इसका अध्यक्ष होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना पूछा जाता है कि कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना, तो ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। वर्तमान समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। CEO इसके चेंज हुए हैं। वर्तमान समय इसके CEO निधि छिब्बर जी बनाई गई हैं। निधि छिब्बर जी बनाई गई हैं। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निधि छिब्बर इसके CEO बनाई गई हैं। और इसको सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। जो नीति आयोग है इसको सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहले इसका रिवीजन करेंगे कि नीति आयोग ने किसे प्रतिस्थापित किया, तो ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। स्थापना 1 जनवरी 2015 में। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। CEO निधि छिब्बर हैं। इनको सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि कौन एक कोशिकीय जीव काला अजर उत्पन्न करता है। काला अजर एक प्रकार का रोग है जो कि एक कोशिकीय जीव होता है जिसको कहते हैं लिस्मैनिया डोनोवासी। इसको कहते हैं लिस्मैनिया। इस जो एक कोशिकीय जीव है इसको कहते हैं लिस्मैनिया डोनोवासी। क्या कहते हैं, लिस्मैनिया डोनोवासी। ये काला अजर रोग उत्पन्न करता है। और काला अजर रोग अगर आपसे पूछे ये प्रभावित किसको करता है, तो ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है ये लिस्मैनिया। तो कुछ ऐसे कोशिका ऐसे जीवों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं। जैसे अतिसार जिसको क्या बोलते हैं, पेचिस बोलते हैं। अतिसार को ही पेचिस बोलते हैं। ये पूछा जाएगा कि ये रोग किस बीमारी के द्वारा होता है, तो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका की। एंट अमीबा हिस्टोलिका एक कारक होता है जिसके वजह से ये रोग होता है। हिस्टालिका, एंट अमीबा हिस्टालिटिका, एंट अमीबा हिस्टालिका इसके वजह से होता है। और एक पायरिया रोग के बारे में पूछा जाता है। पायरिया रोग, इसके परजीवी का नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। पायरिया रोग का जो परजीवी होता है उसको कहते हैं एंट अमीबा जिंजीवेला। इसके जो होता है जिंजीवेला, एंट अमीबा जिंजीवेला इसके परजीवी का नाम है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन एक कोशिकीय जीव काला अजर उत्पन्न करता है। हमने बताया लिस्मैनिया डोनावासी जो काला अजर उत्पन्न करता है। ये प्रभावित किसको करता है, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। पायरिया रोग के लिए जो परजीवी है एंट अमीबा जिंजीवेला है। अतिसार रोग के लिए एंट अमीबा हिस्टालिका। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन है। तो हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में जो
खोजा गया पहला स्थल है, इसका नाम है हड़प्पा। इसका क्या नाम है? हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया था इसका नाम है हड़प्पा। और इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी नामक खोजकर्ता ने इसकी खोज किया था। और इसकी खोज हुई थी 1921 में। कब खोजा गया था? 1921 में। और किस नदी के किनारे पूछा जाता है? किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे पूछा जाता है। इतने से छुट्टी नहीं मिलेगा, आप लोग बताएंगे कि दाएं की बाएं, तो इसके बाएं पाई जाती है, रावी नदी के बाएं इसकी खोज हुई थी। एक सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल खोजा गया था जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1922 में हुई थी। और इसकी खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस नदी के किनारे खोजा गया था? तो ये सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। एक और स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में है जिसका नाम है लोथल, जो कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। और ये पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई थी? तो 1954 में इसकी खोज एस आर राव नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल क्या था? हड़प्पा था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के बाएं तट पे। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था। राखल दास बनर्जी ने खोज किया था सिंधु घाटी के तट पे। लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने किया था। और अगला प्रश्न है कि कौन एक वॉयस असिस्टेंस नहीं है? वॉयस असिस्टेंस, पहले तो आप लोग इसका जवाब तब दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि वॉयस असिस्टेंस क्या होता है और कौन होते हैं। तो वॉयस असिस्टेंस के बारे में कुछ वॉयस असिस्टेंस है, जैसे कार्टना ये एक वॉयस असिस्टेंस है। अभी चल रहा है एलेक्सा क्या है? एक वॉयस असिस्टेंस है। आप उसको कुछ भी बोल करके पूछ सकते हैं। गूगल असिस्टेंस के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गूगल असिस्टेंस सभी मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन में चलता है। और ये होता है गूगल असिस्टेंस, ये भी एक वॉइस असिस्टेंस है। इसको आप बोल करके कमांड कर सकते हैं अपने डिवाइस को। सीरी भी क्या है? ये भी वॉइस असिस्टेंस है जो कि आईफोन के लिए है। सीरी ये भी वॉइस असिस्टेंस है जो कि आईफोन के लिए है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन एक वॉइस असिस्टेंस है। कार्टना, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंस, सीरी। अब अगर पूछे कि इनमें से कौन नहीं है तो आप जानते हैं कि कौन है, तो कौन नहीं है ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।